हेलो एवरीवन। आपने जैसे इसका टाइटल पढ़ा ही होगा, सीक्रेट ऑफ स्टॉक मार्केट्स। सो यहाँ पे हम दो तरीके से स्टॉक मार्केट के सीक्रेट को समझ सकते हैं। एक तो मैं हवा में बातें करूँ और जो इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं वो सब बताऊँ, और जो आपको बोलूँ कि आप प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट करिए, जिसका एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन आप कर पाएंगे कि नहीं, ये बहुत सब्जेक्टिव होगा। या फिर मैं इसे एक कोर्स के फॉर्म में आप लोगों को पढ़ाऊँ। तो मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं इसे एक कोर्स के फॉर्म में आप लोगों को बताऊंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि जो सेबी का ही इंस्टीट्यूट है NISM, उसके जो कोर्स मटेरियल्स हैं उनके ऊपर आपको थोड़ा गाइडेंस दूं, सो दैट आप उन स्टॉक मार्केट के बेसिक्स को समझ पाएं, जिससे आप जब एक्चुअल फील्ड में घुसे तो आपका बेसिक स्ट्रांग हो और आप उस पर एक्चुअली उसको अप्लाई कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी हम लोग फर्स्ट चैप्टर जो अपना करेंगे वो एक्चुअली करेंगे NISM का सिक्योरिटीज मार्केट फाउंडेशन कोर्स, जो NISM सीरीज 12 के नाम से पॉपुलर है। इसमें हम कोशिश करेंगे सिक्योरिटी मार्केट, इंडिया के फाइनेंशियल मार्केट्स का बेसिक्स को समझने का, और कोशिश करेंगे कि आप लोगों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इन डेप्थ और लूसिड लैंग्वेज में, ताकि आप इजीली समझ पाएँ, वो हमने कोशिश किया है इसमें समझाने का आपको। और ये जो बुक हम रेफर कर रहे हैं इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहे तो वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं पहले इंडिया के फाइनेंशियल मार्केट कंपोनेंट्स के ऊपर। तो इंडिया के फाइनेंशियल मार्केट कंपोनेंट्स में आप देखेंगे कि इसको जनरली दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक मनी मार्केट, एक सिक्योरिटीज मार्केट। नाउ अब पहले मनी मार्केट कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि वो हमारा टॉपिक नहीं है, तो उसके बारे में आप बेसिक जान लीजिए और उसके बाद हम उसे भूल जाएंगे। मनी मार्केट बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक ऑर्गेनाइज, एक अनऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज में आपके जनरली आते हैं बैंक्स, NBFCs, और जो ऑथराइज्ड है बाय RBI टू गिव लोन एंड टेक लोन, ठीक है। और दूसरे तरह होते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जैसे आपके बेसिक मनी लेंडर्स हो गए, या छोटे मोटे डिपॉजिट स्कीम्स रन करने वाले लोग हो गए, वो हो गए अनऑर्गेनाइज मार्केट वाले, वो हो गए अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट में। अब हमारा जो कंसर्न है वो है एक्चुअली सिक्योरिटीज मार्केट। सिक्योरिटीज मार्केट को जनरली दो पार्टों में देखा जाता है, दो भागों में देखा जाता है। एक हो गया प्राइमरी मार्केट, एक हो गया सेकेंडरी मार्केट। अब हम इसे इन डेप्थ समझेंगे कि प्राइमरी मार्केट क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, आपके आगे आने वाले चैप्टर्स में। बट इनका बेसिक्स मैं आपको बता देता हूँ। प्राइमरी मार्केट बेसिकली क्या होता है, जब कोई कंपनी एकदम नई होती है और वो इनिशियल इश्यूज अपने ला रहे होते हैं, या कोई एग्जिस्टिंग कंपनी जो फ्रेश कैपिटल रेज कर रहा होता है, जो कि डायरेक्ट जिसके पैसे कंपनी को जाने वाले होते हैं, वो होते हैं प्राइमरी मार्केट। और दूसरा होता है सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, जिसमें ऑलरेडी मार्केट में शेयर्स इशू किए हुए हैं या बॉन्ड या डेट्स इशू किए हुए हैं, और आप और हम उसे अपने प्रॉफिट के हिसाब से ट्रेड कर रहे हैं, उसमें बाई कर रहे हैं या इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर उसमें ट्रेड कर रहे हैं, वो हो गया सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट का जनरली ट्रांजेक्शन सब स्टॉक एक्सचेंजेस के थ्रू होता है इंडिया में। चलिए अब हम चलते हैं सिक्योरिटीज के एक्चुअल डेफिनेशन की तरफ, जो कि एज पर बुक ये है। इसे आप पढ़ लीजिएगा, बट इन जनरल सेंस में आप देखें तो जो भी शेयर्स, बॉन्ड, डिवेंचर्स, डिवेंचर स्टॉक्स, डेरिवेटिव्स, मतलब डेरिवेटिव्स बेसिकली वो होते हैं जिनकी अंडरलाइंग कोई वैल्यू होती है, उससे उनका वैल्यू डिटरमाइन हो रहा होता है। फिर उसके बाद कोई कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गया, उसके बाद आपके बैंक के डिपॉजिट्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, ये सब आ गए आपके इंस्ट्रूमेंट ऑफ सिक्योरिटीज में। और रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नोटिफिकेशन के थ्रू सिक्योरिटीज के डेफिनेशन में कमोडिटीज की ट्रेडिंग को भी और कमोडिटी डेरिवेटिव्स को भी इंक्लूड कर दिया है इन द डेफिनेशन ऑफ सिक्योरिटीज। अब सिक्योरिटी है तो क्यों है, उसका मेन रीजन ये होता है कि ये दो पार्टी के बीच में पैसे एक्सचेंज करने का एक लीगल चैनल है। जैसे मान लीजिए मैं एक कंपनी हूँ और मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है, मैं या तो बैंक से ले सकता हूँ जिस पे मुझे इंटरेस्ट देना होगा, या फिर मैं शेयर इशू कर सकता हूँ, और अगर लोगों को मेरे कंपनी के ग्रोथ पे फेथ है तो वो मेरे कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करेंगे। अगर वो मेरे कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करते हैं और मेरे शेयर्स के वैल्यूएशन बढ़ते रहते हैं, तो मेरे साथ साथ मेरी कंपनी के साथ साथ वो भी ग्रो करेंगे। और यहाँ पे अगर आप सोचेंगे कि अगर बैंक से लेते हैं तो इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो अगर आप शेयर लेते हैं तो कंपनी को क्या कॉस्ट है, तो देखिए कंपनी या तो डिविडेंड दे सकता है या नहीं दे सकता। अगर वो डिविडेंड देता है तो डिविडेंड
उसका रिटर्न टू शेयर होल्डर्स है। बट जनरली शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के कारण, और हर कंपनी का एक्चुअल एम यही होता है कि वो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करें, अपने आप को जितना ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर पाए। हम समझते हैं कि स्टॉक मार्केट के पार्टिसिपेंट्स कौन कौन होते हैं। पहला तो कैटेगरी ये है कि हमारे और आपके जैसे जो इन्वेस्टर्स होते हैं, वो जनरली सिक्योरिटीज मार्केट के फर्स्ट पार्टिसिपेंट होते हैं। बेसिकली अगर हमें लगता है कि ये एक पर्टिकुलर कंपनी है, इस कंपनी के का आईपीओ आ रहा है, ठीक है, तो हम इस कंपनी के आईपीओ में एज ए प्राइमरी मार्केट पार्टिसिपेंट अपना ट्राई कर सकते हैं कि ये आईपीओ हमें मिल जाए। इसी तरह अगर हमें वो आईपीओ में नहीं मिला, तो जब वो सेकेंडरी मार्केट में लिस्ट हो जाता है, तब हम उसको खरीद सकते हैं और हमें लगता है कि उसके पोटेंशियल है ग्रो करने का, तो हम उसमें क्या करते हैं, उसमें वहां से उसको खरीदने की कोशिश करते हैं और इन्वेस्ट करके एक पीरियड के लिए होल्ड करने की कोशिश करते हैं, सो दैट हमें एक रिटर्न आए। तो वो हो गया आपका फर्स्ट लेवल ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन द मार्केट्स। अब अगर हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो कोई ऐसा भी तो होना चाहिए जो हमें दे वो चीजें, या हमें वो बेचने को कोई रेडी हो। तो अगर हम कुछ खरीदना चाहते हैं तो कोई बेचने वाला भी होना चाहिए। बेचने वाले कौन कौन होते हैं, उसे कहते हैं इशूअर्स। इशूअर्स कैसे हो सकते हैं, कंपनीज हो सकती है जो अपने शेयर बेच सकते हैं, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट हो सकते हैं जो अपना बॉन्ड्स इशू ला सकते हैं, लोकल गवर्नमेंट म्यूनसिपैलिटीज हो सकते हैं जो अपने बॉन्ड्स वगैरह ट्रेड करते हैं। तो फॉर एन एग्जाम्पल कैलकाटा म्यूनसिपैलिटी अगर है, कैलकाटा म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन लंदन में भी अपने बॉन्ड्स इशू करके रखता है। वहां पे लंदन में लोग इसके म्यूनसिपल बॉन्ड्स खरीदते हैं, उसमें कुछ एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट होता है, वो इंटरेस्ट जो भी बायर रहता है उसको दिया जाता है। फिर उसके बाद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बॉन्ड बैंक्स होते हैं जो कि अपना डेट इंस्ट्रूमेंट्स लिस्ट करते हैं स्टॉक एक्सचेंजेस पे, और वो डेट इंस्ट्रूमेंट आप और हम बाई कर सकते हैं। डिवेंचर्स लोग इशू करते हैं, आपने सुना होगा मन्नापनम का डिवेंचर आ रहा है, किसी गोल्ड कंपनी का डिवेंचर आ रहा है, किसी एनबीएफसी का डिवेंचर आ रहा है। बिग बाजार जाते थे तो बिग बाजार में भी वो लोग अपना फ्यूचर रिटेल का डिवेंचर्स बेचते थे। तो इस तरीके से डिवेंचर्स लोग इशू कर सकते हैं। पब्लिक सेक्टर कंपनीज अपने शेयर्स इशू कर सकते हैं, अपने बॉन्ड्स ला सकते हैं, उनका एक इन्वेस्टमेंट का प्रोग्राम वो ला सकते हैं, जिससे गोइंग फॉरवर्ड कुछ साल बाद उनका, अभी आपको नॉर्मल इंटरेस्ट टाइप का मिलते रहेगा, बाद में उसको इक्विटी में वो कन्वर्ट कर देंगे। और म्यूचुअल फंड क्या करते हैं, आपसे पैसे लेते हैं, अपने यूनिट्स आपको देते हैं, और वो पैसे को वो स्टॉक मार्केट में या डेट मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि उनके पास एक्सपर्टाइज होता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है ये समझने का। गलती वो भी कर सकते हैं, लेकिन आपके गलती करना, और वो उसके प्रोफेशनल्स हैं, तो उनका गलती करने का चांसेस कम रहता है कंपेरेटिवली। बट ये जो सिस्टम आपने सुना, ये सुन के बहुत सिंपल लग रहा है, बट इस सिस्टम को चलाने के लिए बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। उन लोगों को हम कहते हैं इंटरमीडियरीज। अब किस किस तरह के इंटरमीडियरीज होते हैं इंडिया में, ये आप एक बार देख लीजिए। पहला है एसेट मैनेजमेंट कंपनीज। एसेट मैनेजमेंट कंपनीज क्या होते हैं, जो आपसे पैसे लेते हैं या लोगों से पैसे लेते हैं या कंपनी से पैसे लेते हैं, और उनके पैसे को वो मैनेज करते हैं। बेसिकली जो म्यूचुअल फंड कंपनीज हो गए, जैसे आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड हो गया, रिलायंस म्यूचुअल फंड हो गया, जो कि उसने अपने आप को निप्पन को बेच दिया है, तो निप्पन म्यूचुअल फंड हो गया। ये लोग सब एक तरह की एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं। फिर उसके बाद होते हैं पोर्टफोलियो मैनेजर्स। पोर्टफोलियो मैनेजर्स क्या होते हैं कि मान लो आपके पास 10 लाख रुपए हैं, आपके पास खुद की एक्सपर्टाइज नहीं होती। ऑल दो पोर्टफोलियो का एक लिमिटेशन है कि मिनिमम 50 लाख वाले ही अपना पोर्टफोलियो मैनेज करने के लिए दे सकते हैं, वो लीगल हो गया। लेकिन चलिए मान लीजिए आपके पास 50 लाख रुपए हैं और आपने दिया एक पर्सन को मैनेज करने के लिए, वो पोर्टफोलियो मैनेजर डेडिकेटेडली आपके फंड्स को प्रॉपरली मैनेज करेगा। उसका एम है कि आपको वो ग्रो करके दे। आपके पास अगर टाइम नहीं है, आपके पास लेकिन पैसे हैं, तो आपने क्या किया, उसे दे दिया, वो आपके भाई यहाँ पे मैनेज कर रहा है। अब हो गए मर्चेंट बैंकर्स। मर्चेंट बैंकर्स क्या काम करते हैं, जैसे मान लो मैं एक कंपनी हूँ, मुझे आईपीओ लाना है, ठीक है, तो मेरे पास तो सारा मैकेनिज्म नहीं है, मुझे सारे लॉ रेगुलेशन रूल्स पता नहीं है, कैसे शेयर रजिस्टर करेंगे, कैसे लिस्ट करवाएंगे, कौन कौन खरीदेगा, कैसे एंकर बुक बनाएंगे, कैसे क्या करेंगे, ये सब मुझे पता नहीं है। तो वो कौन करके देता है मेरे भी यहाँ पे, मर्चेंट बैंकर्स को देता है। ये सब चीजें इन डेप्थ एक एक टॉपिक पे हम लंबा डिस्कशन करेंगे गोइंग फॉरवर्ड बाकी चैप्टर्स में। अभी ओवरव्यू आप समझ लीजिए। फिर अंडर राइटर्स। अंडर राइटर्स क्या हुए, अंडर राइटर्स वो पार्टी होते हैं, जैसे मान लो आप आईपीओ लेके आने वाले हो, एक कंपनी हो आप, आपको 50 करोड़ रुपए चाहिए बाजार से। अंडर राइटर क्या करता है, एश्योर करता है आपको कि उतना वो करवा देगा। 100% तो नहीं, लेकिन वो जितना एश्योर करता है कि 40 करोड़ मान लो एश्योर किया, तो वो बाकी 40 करोड़ कैसे भी या तो खुद खरीद लेगा या फिर कहीं ना कहीं से अरेंज करवा के आपको पैसा अरेंज करा देगा। फिर होगा स्टॉक ब्रोकर्स। इंडिया में ट्रेडिंग स्टॉक एक्सचेंजेस पे सिर्फ स्टॉक ब्रोकर्स के थ्रू हो सकता है।
सो अगर आपको कोई भी शेयर सेकेंडरी मार्केट से परचेज सेल करना है या आपको प्राइमरी मार्केट में भी इन्वेस्ट करना है तो आपको किसी स्टॉक ब्रोकर के थ्रू थ्रू ही करना पड़ेगा। सब ब्रोकर, अब मान लो एक स्टॉक ब्रोकर है जो बैंगलोर बैठा है या बॉम्बे बैठा है या कलकत्ता बैठा है, उसके पास फिजिकली हर जगह ऑफिस खोलने का कैपेसिटी नहीं होता है, वो अपने सब जगह सब ब्रोकर्स बना देता है। सब ब्रोकर्स क्या करते हैं, वो आपका केवाईसी करेंगे, सारे मैकेनिज्म करेंगे, आपको आपके ब्रोकर के अंडर रखेंगे और धीरे धीरे विथ टाइम आपको सर्विस देते रहेंगे ऑन बिहाफ ऑफ द स्टॉक ब्रोकर जिनके संग वो एसोसिएटेड है। अच्छा, अब इंडिया में सब ब्रोकर का कंसेप्ट नहीं है, अब इसको कहते हैं ऑथराइज पर्सन। इसके बाद जो है क्लियरिंग मेंबर, ट्रेडिंग मेंबर, बैंकर्स टू इशू, ये सब आप बहुत एडवांस लेवल की चीजें हो गई, तो इनको मैं अभी नहीं समझाऊंगा, मैं इनको विथ टाइम आपको धीरे धीरे समझा दूंगा। ये हम लोग धीरे धीरे जैसे जब जरूरत आएगी वैसे समझेंगे। अब चूंकि आपके और मेरे पैसे इसमें इन्वॉल्व हैं, तो कोई तो होगा जो हमें गारंटी दे या एश्योरिटी दे कि भाई हमारे संग हमारे पैसों के साथ कुछ गलत नहीं होगा। तो वो फंक्शन इंडिया में डिपेंडिंग ऑन व्हाट वी आर इनटू अलग अलग रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं जो इस पे फंक्शन करती हैं। पहला है सेबी। सेबी इज द प्राइमरी रेगुलेटर ऑफ एंटायर सिक्योरिटीज मार्केट इन द कंट्री। सारा लिस्टिंग ये देखते हैं, सारा ट्रेडिंग ये देखते हैं, सबका सर्विलांस करते हैं, ब्रोकर्स का इंस्पेक्शन करते हैं, एक्सचेंजेस का इंस्पेक्शन करते हैं कि एक्सचेंजेस, और एक्सचेंजेस के साथ जाके ब्रोकर्स का भी इंस्पेक्शन करते हैं। फिर हो गया आरबीआई। आरबीआई क्या करता है, जितने भी डेट इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह लिस्ट हुए या कोई बैंकिंग चैनल का कुछ ऑपरेशंस वगैरह है, उससे जो पैसे ट्रांसफर वगैरह हो रहे हैं, वो सब वो मॉनिटर करते हैं कि कहीं कोई गलत पैसे तो सिस्टम में नहीं घुस रहे कैपिटल मार्केट के। फिर हो गया एमसीए। एमसीए बेसिकली देखो, कुछ भी आप कर रहे हो तो आप एक कंपनी बना के ही करोगे, या तो आप शेयर बना रहे हो या आप स्टॉक ब्रोकर, आप कंपनी बनाओगे। हर कंपनी का एंड रेगुलेटर होता है एमसीए। तो एमसीए को ये सब चीजें चेक करनी पड़ती हैं। उसके ऊपर आया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर ये तीनों चीजें उसके अंडर आती हैं। सब चीजें उसी को रेगुलेट करना है, और ये सबके बॉसेस एंड में रिपोर्ट करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को। अब हम देख लेते हैं रोल ऑफ सिक्योरिटी मार्केट। देखो, कोई भी, बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं दुनिया में जहां सिक्योरिटीज मार्केट नहीं है, बट वो कैपिटल स्ट्रक्चर भी उनका डेवलप नहीं है। बट दुनिया में जितने भी मेजर इकोनॉमीज हैं, सब के सब में प्रॉपर सिक्योरिटी मार्केट है, प्रॉपर उसमें मैकेनिज्म है शेयर्स बेचने का, खरीदने का, और सब कुछ का वहां पे प्रॉपर चैनल है, लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल बैंकिंग चैनल अगर है, तो बैंक्स में आज के डेट में 3-3.5% इंटरेस्ट मिलता है, बट कंपनीज 10-20% साल में ग्रो करती हैं। उनके शेयर प्राइसेस भी 10-20% साल में ग्रो करते हैं। उस वो जो ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी है वो आप कैसे लोगे? तो वो उसका ही कारण है कि सिक्योरिटी मार्केट के थ्रू आप ले सकते हो। सो हमारा अगर बेनिफिट्स हम पॉइंट वाइज देखें तो ऑलरेडी चैनल फॉर ट्रांसफर ऑफ फंड। देखो, पहला बात है, बैंक्स में आप पैसे रखते हो, आपको 3-4% फिक्स आपको इनकम आते रहता है। एफडी कर दिए तो 5% आता है आपको। आपको अगर वैसा रहना है तो आप रहो, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको अगर वो 5% ज्यादा रिटर्न चाहिए तो आप कैसे करते हो? हाँ, कोई ग्रोथ कंपनी है जो लगता है आपको साल में आज 100 रुपए शेयर प्राइस है, कल 120 हो जाएगा, मतलब एक साल में 120 हो जाएगा, तो चलो ठीक है, हमने उस पर लगाया, साल में हमारा 20% रिटर्न आ गया। फिर उसके बाद दूसरा जो बेनिफिट है, जनरेट प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट। देखो, ऐसा है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं किया जाता है कि वो हमारा पैसा डिक्लाइन कर दे, इसीलिए किया जाता है कि हमारा पैसा वो ग्रो करे। और सबका एस्पिरेशन होता है कि आज हम 2 रुपए कमाते हैं तो कल हम 5 रुपए कमाएं। आप गरीब से गरीब आदमी से पूछो या मुकेश अंबानी से पूछो, सब आपको यही कहेंगे कि आज हम 2 रुपए कमा रहे हैं तो हमें कल ज्यादा कमाना है। मुकेश अंबानी से पूछोगे कि वो दिन में 10 हजार करोड़ कमाता है, तो वो बोलेगा नहीं यार, 10 हजार करोड़ तो नहीं कमाते, 8 हजार करोड़ ही कमाते हैं, कल 10 हजार करोड़ जरूर कमाना चाहते हैं। तो वो ऐसा बोलता है। तीसरा चीज क्या हो गया, लिक्विडिटी। अब देखो, पैसा क्या है कि कुछ लोगों के पास होता है, कुछ लोगों के पास नहीं होता है। लिक्विडिटी का मतलब क्या हुआ कि जिसके पास है, मान लो बैंक के पास बहुत पैसे हैं और हमारे पास नहीं है, हम बैंक से ले सकते हैं, ठीक है। ये पैसे एक दूसरे में चैनलाइज होते रहते हैं। आज मुझे पैसे की जरूरत है, मैंने लोन लिया बैंक से, बैंक के पास पैसे थे, उससे मुझे लोन दे दिए, मेरे हाथ में वो लिक्विडिटी आ गया, ठीक है। इसी तरह से कैपिटल मार्केट में है, बैंक कंपनी को पैसे चाहिए, अब कंपनी के पास पैसे हैं नहीं, पब्लिक के पास लेकिन पैसा है। पब्लिक को अगर एश्योरिटी है कि 20% ग्रोथ आने वाला है तो वो पैसे लगाने को तैयार है।
तो वो क्या करता है कि कंपनी को पैसे दे देता है कि ठीक है भाई, आप ये काम करो, मेरा आप पैसा ले लो और आप अपना कंपनी आराम से चलाओ। ठीक है। अब उसके बाद कैसा है, कैपिटल मार्केट अच्छा होना क्यों जरूरी है? देखो, अभी मान लो कोई कंपनी का शेयर प्राइस 100 रुपए चल रहा है, उसमें प्रॉपर बायर्स एंड सेलर्स हैं। वो कंपनी के जो भी फंडामेंटल्स होंगे, जो भी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट होगा, वो बायर एंड सेलर्स के प्राइस नेगोशिएशन में आपको रिफ्लेक्ट करेगा। मान लो कोई उसको 101 रुपए में खरीदने को तैयार है, तो कुछ तो होगा उस कंपनी में कि वो 101 रुपए भी लगाना चाह रहा है। और कोई उसको 99 में भी बेचना चाह रहा है, तो कुछ तो होगा कि वो 99 में 1 रुपए लॉस में भी बेचना चाह रहा है। तो जब ये दोनों चीजें लोग एक दूसरे से क्या करते हैं, बाई सेल मैकेनिज्म में रहते हैं, और धीरे धीरे विथ टाइम लोगों को भी पता चलता है कि इसका एक्चुअल प्राइस क्या होना चाहिए। सो कुछ लोग बाई कर रहे हैं, कुछ लोग सेल कर रहे हैं, उसमें एफिशिएंट प्राइस डिस्कवरी हो रही है। ठीक है। सो हम लोग इस चैप्टर में हम लोग इतना ही समझेंगे। इसके बाद वाला टॉपिक हम नेक्स्ट चैप्टर में कवर करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो काफी लंबा हो चुका है। और आपको अगर इन टर्म्स ऑफ कोर्स अगर इस चीजों को समझना है, तो आप इस तरह से धीरे धीरे समझ सकते हैं। और मान लो कोई चीज आपको नहीं समझ में आता है, आप बाकी वीडियोस देखना, कोई ना कोई वीडियो में आपको कंटेंट वो पूरा मिल जाएगा। और फिर भी नहीं मिलता है तो आप कमेंट कर देना, पूरा डिटेल में आपको वो चीज समझा दी जाएगी।